मेमोरी को इनहेंस करने के लिए कोई टेक्निक्स अपनाई गई जिनको नेमोनिक डिवाइसेस या नेमोनिक टेक्निक्स कहा जाता है। यानी कि हम अपनी मेमोरी को, याददाश्त को कैसे बढ़ा सकते हैं, उस कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। स्पेशली जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को यूजुअली 7+-2 यानी मैक्सिमम 9 तक ये जा सकती है। 9 से ज्यादा हम एक टाइम पे इंफॉर्मेशन को इनकोड नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, इसके ऊपर काफी टाइम से काम हो रहा था। ग्रीक वर्ड से निकला है टू रिमेंबर। नेमोनिक्स आर द टेक्निक्स इन विच न्यू इंफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद समथिंग फेमिलियर एंड प्रीवियसली इनकोडेड सो दैट दे कैन बी रिकॉल्ड इजीली। नेमोनिक्स आर स्ट्रेटजीज फॉर प्लेसिंग इंफॉर्मेशन इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट। इसकी मेन डेफिनेशन है कि हम अपनी इनकोडिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं। नीचे हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहला कहता है मेथड ऑफ लोकी। लोकी यानी लोकेशन मेथड। ये ऐसे है कि आपने कोई चीज रिमेंबर करनी है, आपने कोई अपने जहन में रिस्टोर करना है इंफॉर्मेशन को, तो आप एक लोकेशन को याद करते हैं। जैसे कि आप घर में दाखिल होते हैं, आप कैसे दाखिल होते हैं, कौन सा दरवाजा पहले खोलते हैं, आप फिर शूज उतारते हैं, अंदर जाते हैं। तो इस तरह आपको एक विविड इमेजिनेशन आपके जहन में आती है। इसको हम पहले रीड करते हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है। अ सेट ऑफ फेमिलियर जियोग्राफिक लोकेशन, जैसे आपका घर भी हो सकता है, कॉलेज है, इन अ सीक्वेंस, गेट, एंट्रेंस, स्टेयर्स, रूम। देन वी इमेजिन पुटिंग आइटम्स टू बी मेमोराइज्ड इनटू रूम्स ऑफ द बिल्डिंग आर हाउसेज। तब हमें कैसे याद रहेंगी, मसलन आपने टेबल याद रखने हैं या कुछ ऐसी चीज याद रखनी है, चाहे वो इक्वेशंस हैं आपकी या कोई ऐसी चीजें हैं, जैसे आपने कोई ऐसी चीज याद रखनी है कि जो शॉपिंग लिस्ट वगैरह से रिलेटेड है, तो आप एकदम ज़हन में रखते हैं। अच्छा, घर में कितने कमरे हैं, एक कमरे में क्या है, जूते हैं, कपड़े हैं, क्या क्या लेना है। तो इस तरह आप अपनी इमेजिनेशन में वो चीज लाते हैं। तो आपको एक मसलन बाथरूम ओमिट हो गया, तो आप कहेंगे बाथरूम में पता नहीं क्या रखा था अपनी इमेजिनेशन में मैंने, तो फिर वो आइटम आपको याद आ जाएगा। इस तरह आपकी जो इनकोडिंग स्ट्रेटेजी है वो बेहतर हो जाती है। मेथड ऑफ लोकेशन के we imagine putting items to be memorized into rooms of the building or house. Recalling the items require an imagery walk through the rooms. फिर आप ऐसे अपने आप को इमेजिन करते हैं कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और जहाँ पर स्टोर डाटा है वहां पर जाकर आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। टेक्निक क्या है कि दरअसल आपको अपने घर की बिल्डिंग तो अनकॉन्शियसली याद है, अपने कॉग्निटिव मैप याद है। उस कॉग्निटिव मैप को जो अनकॉन्शियसली स्टोर हो जाता है ना, हम अपने कॉन्शियस के साथ उसको अटैच करते हैं। तो हम नई जो इन्फॉर्मेशन अपने जहन में स्टोर करना चाह रहे हैं, प्रीवियसली स्टोर्ड डाटा के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, हम नए कनेक्शंस ड्रॉ करते हैं ताकि वो मेमोराइज रहे हमें। तो मेथड ऑफ लोकेशन के बाद इसी तरह से एक पेग वर्ड सिस्टम आता है। पेग वर्ड यानी एक हम किला ठोक लेते हैं, जैसे हम वो लगा लेते हैं ना जानवर बांधने के लिए हम ठोकते हैं। तो एक ऐसी चीज होगी जो सेंट्रल पॉइंट है और उसके इर्द गिर्द हम बहुत सी चीजें बांध लेते हैं। तो ये एक पावरफुल मेथड है फॉर रिमेम्बरिंग ऑलमोस्ट एनीथिंग। इसके अंदर इस तरह आ जाता है, राइम्स भी आएंगे, जैसे 1 is sun, 2 is door, then we have to create the image or association between each item। जैसे कि आपने कोई चीजें याद रखते हैं ना, तो अगर आपने मुख्तलिफ कोई आपको बताया गया है मसलन कि सनतें किस किस शहर में है, अब आपको यूं याद नहीं हो रहे हैं नाम, क्या आप ज़बानी रटा लगाएं आपको याद हो, फिर आप ना याद करते हैं अच्छा फैसलाबाद का घंटा घर आपने देखा हुआ है तो उसकी इमेजिनेशन रहेगी। एक घंटा घर है, एक मीनार पाकिस्तान है, यानी बिल्डिंग्स जो आप फेमिलियर हैं। फिर हिरन मीनार है तो आपको शेखुपुरा याद आ जाएगा। तो इस तरह वो चीज़ ना जो आपको ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन में है, आपकी जहन में स्टोर्ड है, आप उसको इस्तेमाल में लाते हुए नई एसोसिएशन से ड्रॉ करते हैं। और समटाइम हम कोई ना कोई राइम्स भी बनाते हैं, यानी एक नज़म की सूरत में या एक उसमें आ जाएगा जिसमें हम काफ़ी अल्फाज वगैरह होते हैं, तो वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से हमें याद हो जाएगा। रिसर्चर्स ने ये एक्सप्लेन किया दैट मोर नॉवल एंड विविड दी we make an image, the better tie all the objects together, the more effectively they will be remembered। कि विविड इमेजेस सीम टू बी पर्टी, विविड का मतलब होता है बहुत खुले खुले, ऐसी चीज़ ना जो आपको मतलब मैं बोलूँ ही तो आपको इसकी एसोसिएशन, ताजमहल तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये कौन सा शहर है, आगरा में है। तो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में ऑलरेडी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है आपके ब्रेन में, आप उसको उसी को इस्तेमाल करके एक नई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। आपको एक जगह का नाम नहीं आ रहा, आप उसे मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। तो एक वन सिंगल पेग लगाएंगे और उसके गिर्द हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सारी इसी के साथ बांध देंगे, उस प्रीवियस स्टोर्ड जो एनग्राम है उसी के गिर्द ही हम बना लेंगे। नेक्स्ट है नैरेटिव चेनिंग। नैरेटिव का मतलब होता है कहानी। नैरेटिव चेनिंग एक चीज़ को कहानी की सूरत में याद करना। समटाइम केमिस्ट्री वगैरह में भी मैंने देखा है कई लोग थेरीज बहुत अच्छी यूँ याद करते हैं कि अच्छा एटम जो हैं दोनों, एक एटम जिसने आयनिक बॉन्ड याद करना था तो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट गिविंग होती है,
तो एक पड़ोसन आई, इसने कहा आटा दे दो, तो वो आटा दे देती है, तो वो उसको यूज़ कर लेगी। दूसरी हैं वो मिलके रोटी पका लेती हैं। तो वो पूरी मतलब समटाइम ऐसा होता है नैरेटिव चेनिंग में भी, हम ना कोई जिस तरह कोई वर्ड्स, बच्चों को छोटे होते हम ये करते थे, कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि कहानी लिखनी है और इन सारे अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूरी है, तो वो एक सीक्वेंस में एक स्टोरी बना लेते हैं। तो इस तरह हम कोई भी चीज़ को जब एक स्टोरी फॉर्म में याद करते हैं ना, तो हमें वो बेहतर याद रह जाती है। When subjects are asked to make up a story incorporating the words, they remember the list perfectly as compared to those who are not told to use this mnemonic aid. नेक्स्ट है हमारे पास चंकिंग, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। चंक का मतलब होता है एक पूरा ग्रुप। जैसे हमने एक बाइट लेनी है तो हम बड़ा सा एक पूरा चावलों का ऐसे बना के उसका गोला सा, तो बहुत सारे चावल इकट्ठे ही मुंह में रख लेते हैं, वन बाय वन नहीं करते हैं। तो चंकिंग कहाँ पे इफेक्टिव है? जब हमें पता चला है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी काफ़ी थोड़ी है, तो उस टाइम पर हम एक तरह से चंकिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। चंकिंग में जैसा कि फ़ोन नंबर्स हैं, तो अब हम जब बोलेंगे 00971 0092, तो हमें पता है ये कंट्री कोड है। उसके बाद नेटवर्क कोड्स हैं, वो भी हमें बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। उसके बाद एरिया कोड्स हुआ करते हैं, वो भी हमें याद हो जाते हैं। तो आखिर में आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन्स में सिर्फ 3 या 4 डिजिट्स ही होते हैं जो न्यू होते हैं और हमने वो याद करने होते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी न किसी चंक की फॉर्म में होती है और हमें ईजिली रिमेंबर हो जाती है। इसी तरह हम जब छोटे थे तो हमने रेनबो के कलर्स याद करने थे, तो विब गायर हमें बताया जाता है ये वर्ड लिख लें, फिर आप लिखेंगे तो उसके अंदर वो सारी वो डिटेल्स जो हैं वो फिल इन हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें चंक्स कहलाती हैं। इसी तरह हमने छोटे छोटे ना शॉर्टकट्स बनाए होते थे, कोई थेरीज याद करने के लिए, इक्वेशंस याद करने के लिए, कि अच्छा फिर हम आगे लिख लेते थे ये 100 लिखा हुआ है तो इस स्टैंड फॉर, जिस तरह एब्रीवेशंस हमने बनाए होते हैं, वर्ड्स के एब्रीवेशंस भी चंकिंग के अंदर ही आती हैं। तो ये बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन छोटे करके चंक में हमें मिल जाती है। विजुअल इमेजरी, जब हम इनकोडिंग करते हैं तो इमेज जो इनकोडिंग है ये ऑडिटरी भी होती है, यानी सुनने की फॉर्म में, विजुअल भी होती है जो हम देख रहे हैं चीज़ें। इस तरह सबसे ज़्यादा तो यही आती है। सिमेंटिक इमेजरी भी होगी आगे। तो जो विजुअल इमेजरी है सबसे विविड होती है, और वो चीज़ें जो हम देख लेते हैं ना एक दफ़ा, उनका एक तरह से एक इमेज या पूरी पिक्चर हमारे जहन में स्टोर हो जाती है और वो हम देर तक उस चीज़ को याद रखते हैं। तो वर्बल और विजुअल मेमोरी साइमल्टेनियसली प्रोसेस होती हैं और विजुअल इमेजेस हमें ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई मटेरियल ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे ये बुक्स हैं, इनमें पैराग्राफ्स गिवन है, सेंटेंसेस गिवन है, चैप्टर्स हम बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन फ्राहम करती हैं। अगर कोई चीज़ एक सिंपल फ्लो में लिखी जा रही है तो हमसे हमारे लिए रीड करना, अंडरस्टैंड करना, समझना मुश्किल होता है। अगर कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, छोटे ग्रुप्स में बनाई गई हैं, हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, तो वो हमारे लिए उनको मेमोराइज करना ज़्यादा आसान होता है। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं एकेडेमिक्स में, बल्कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दी गई है कि शॉपिंग मॉल्स हैव एलोकेटेड डिफरेंट पार्किंग लॉट्स अल्फाबेटिकली और विद कलर्स और फ्लावर नेम्स और विद नंबर्स दैट मेक्स देम इजी टू रिमेंबर। तो इस तरह से वो एक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और बहुत बड़े बड़े शॉपिंग लॉट्स में हम बड़ी आसानी से अपनी कार ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जो लेन्स बनी हुई होती हैं, कार लेन्स और पार्किंग लेन्स, वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। एलैबोरेशन, कोई चीज़ जब तक हम अच्छी तरह से समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते, हमें उसकी प्रॉपर समझ नहीं आई हुई, तो हम उसको सही तरह से याद नहीं रख पाएंगे, हमें समझ नहीं आएगी उसकी, और उसकी इनकोडिंग हमारी कमज़ोर होगी, वीक इनकोडिंग होगी। तो जब हमारी रिट्रीवल पाथवेज भी सही नहीं डिवाइस होंगे। याद रखिएगा कि कोई भी मटीरियल वेल इनकोडेड हो तभी वो वेल रिट्रीव्ड होगा। हमारी इनकोडिंग जितनी वीक होगी उतना ही हमारा रिट्रीवल भी मुश्किल होता जाएगा। ये ऐसे ही है कि जैसे हमने किसी लाइब्रेरी के अंदर बुक को अच्छी तरह से टैग लगाकर मेंशन करके उसको हमने अपनी कंप्यूटर इंडेक्स में चढ़ा के सही तरह करके रखा है, तब तो वो हमें जल्दी मिल जाएगी। लेकिन ला के बस इधर उधर कोई चीज़ रख देते हैं ना घर में भी, और नहीं उसको समझ के रखते कि वो अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे हम उसको लोकेट करें। हम ग्रॉसरी वगैरह लाते हैं तो फिर हम ढूंढते रहते हैं, काफ़ी देर तक हमें वो दाल नहीं मिलती या चीनी नहीं मिलती। हम कहते हैं लाए थे, हमने चीनी रखी थी, पता नहीं किधर गई, गुम हो गई। तो रीज़न क्या होती है कि हमने इनकोड नहीं किया, जो हमने जगह रखी हुई है, प्लेस बनाई हुई है, वहाँ पर हमने उस चीज़ को नहीं रखा, तो उस टाइम पर वो मुश्किल हो जाती है। अच्छा, एलैबोरेशन में क्या होता है, बिकॉज द मोर कनेक्शंस वी एस्टेब्लिश बिटवीन आइटम एंड द लार्जर द नंबर ऑफ रिट्रीवल पॉसिबिलिटीज, इफ वी वांट टू रिमेंबर समथिंग वी हैव टू एक्सपैंड ऑन इट्स मीनिंग। जैसे मैं बता रही हूँ ना कि सिमेंटिक एक भी आती है, सिमेंटिक मेमोरी भी है कि हमें लफ्ज़ों की सही समझ हो। जैसे एबिंगहॉस के एक्सपेरिमेंट्स में हमें याद है कि पता चला कि जो मीनिंगफुल कंटेंट है वो ज़्यादा अच्छा मेमोराइज होता है एज कम्पेयर टू नॉनसेंस सिलेबस। तो ये इसी की पावर ऑफ एलैबोरेशन पर भी आएगा कि हमें चीज़ों की समझ होनी चाहिए, एलैबोरेटिव लर्निंग हमारी होनी चाहिए। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं गुड एनकोडिंग ऑफ मेमोरी डिपेंड्स ऑन मोर देन जस्ट डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग,
डीप प्रोसेसिंग, द मोर एक्सटेंसिव द प्रोसेसिंग बेटर विल बी मेमोरी। जितना इन डेप्थ हमने चीज़ को स्टडी किया है उतनी हमें अच्छी समझ है और हमारी उतनी ही अच्छी इनकोडिंग है, उतना ही अच्छा हमारा रिट्रीवल होगा। सेल्फ रेफरेंस इज अनदर इफेक्टिव वे टू एलेबोरेट इन्फॉर्मेशन। डीप एलेबोरेशन इज एन एक्सीलेंट वे टू रिमेंबर। उसके बाद है मैस्ड वर्सेस स्पेस्ड लर्निंग। स्पेस्ड देर का और मैस्ड इकट्ठी, उसका क्या मानना था? that a series of shorter learning sessions are more effective than to have one long period। ये इसी की रिसर्चेस के नतीजे में ही ये जो हम आजकल आप और मैं हम लोग करते हैं ना कि कितनी देर का पीरियड होना चाहिए, 20 मिनट के बाद ब्रेक होनी चाहिए, उसी ने बताया था कि जब बीच में गैप्स होंगे तब वो जो इन्फॉर्मेशन आई है ना वो अपनी अपनी जगह पर चली जाएगी। जब हम एक फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं, ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं, तो हम इन्फॉर्मेशन हमें याद नहीं रहेगी। इसी तरह प्राइमरी वर्सेस रिसेंसी इफेक्ट। जब आपका लेक्चर स्टार्ट होने वाला होता है तो शुरू में जो आपको लेक्चरर ने पॉइंट बताए थे, आपके टीचर ने पॉइंट बताए थे, वो आपको ज़्यादा अच्छे याद रह रहे हैं। इसी तरह जब लेक्चर एंड होने वाला था तो एकदम से आप नींद से उठ गए हैं तो अब भी आपको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन याद है। तो सबसे बैड जो प्रोसेसिंग हो रही है वो मिड बिटवीन दी लेक्चर होती है, इसीलिए टीचर्स आपको अक्सर कह रहे होते हैं उठ जाओ जो लोग सोए हुए हैं। इसी तरह जब आप खुद से भी कोई चीज़ याद रख रही हैं या कन्वर्सेशन कर रही हैं या मीटिंग अटेंड कर रही हैं या किसी को लेक्चर दे रहे हैं, कोई ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो आपने ये याद रखना है कि वो बहुत लॉन्ग ना हो और लोग अपनी इंटरेस्ट ना खोएं, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन मेमोराइज नहीं रहेगी। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मसलन आपको पता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है पेपर से थोड़ी देर पहले आपकी किसी दोस्त ने बताया ये वाला क्वेश्चन है ना ये पेपर में बस आ रहा है, श्योर है, तो आप जल्दी जल्दी उसे समझ लेते हैं। उसने 4 मिनट में बताया, सारा साल नहीं आपने पढ़ा, आपको वो याद हो गया। तो वो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो उस टाइम पर आपने किया है। सेकेंड थिंग इज कि अगर सम टाइम आप लोग कहते हैं ना कि हमारे एग्जाम्स जो हैं वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं तो हमें याद, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसमें कोई हकीकत है? हाँ जी हकीकत है। जब हम अपने ही इंस्टीट्यूशन में, अपने ही क्लासरूम में, अपने फेमिलियर इन्वायरमेंट में कोई चीज़ जहाँ पर वो इनकोड भी हुई थी, मतलब आपने अपने क्लासरूम में वो लेक्चर अटेंड किया था, आपने वहीं बैठकर ही पेपर देना है, तो आपकी जो रिट्रीवल है वो बेहतर होगा और आपकी वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी। लेकिन अगर आपकी जगह चेंज होती है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो वो जो लेक्चर मटेरियल है वो उतना अच्छा आपको रिट्रीव नहीं हो पाता है। तो इसमें कोई बुरी वो आपको समझ आए कि गलत बात नहीं है। इट हैज़ डायरेक्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। स्टूडेंट हु विल डू बेटर ऑन एग्जाम इन देयर हैबिचुअल रूम्स। हैबिचुअल रूम में आंसर ज़्यादा अच्छा रिपीट वापस आता है जहन में, तो ये एक फैक्टर होता है। इसी तरह प्रैक्टिस आस्किंग क्वेश्चन। जो एक दफ़ा आपके टीचर ने क्लास में आपको सवाल पूछा, आपको नहीं आया और आपको खड़ा होना पड़ा या आपको उसके लिए मार्क्स कम आए और आपको एक तरह से अपने दोस्तों में जो था एक दफ़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वो सवाल आप कभी नहीं भूलते, 10 साल बाद भी आपको याद होगा और वो आप नहीं भूलते हैं। तो आस्किंग क्वेश्चन जो है ये गुड स्ट्रेटजी हुआ करती है। एक और मेथड है PQRST। ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए है। ऑल यहाँ पर है, ये सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, प्रीव्यू, किसी चीज को एक तरह से समझने की कोशिश करना है ना, प्रीव्यू एक शैलो अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन या उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन राइज करना, सवाल पूछना, फिर दोबारा से रीड करना, उन सवालों के जवाब ढूंढना, सेल्फ रेसिटेशन, उसके बाद फिर से रीड करना, मेमोराइज करना, इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करना और फिर टेस्ट देना। ये बेस्ट मेथड है और इसकी मदद से ये तरतीब अगर आप करते हैं तो आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। जैसे साइकोलॉजी आपको नंबर लेना भी और चीज़ें और मटीरियल एकेडमिकली आपको हेल्प भी करती है। नेक्स्ट है रीएनफोर्समेंट। जब हमें पता है ना हमारी इस दफ़ा 70% आए ना, तो मेरे फादर ने मुझे कहा है कि वो मुझे आईफोन लेकर देंगे, फिर तो जी नंबर कहीं नहीं गए, फिर हम बैठ के पढ़ रहे हैं। रेनफोर्समेंट आपके मोटिव्स भी बनाती है। अगर आपका मोटिव ये है कि आई वांट टू मेक माय फैमिली प्राउड या आई वांट टू मूव आउट फ्रॉम दिस प्लेस, और कुछ आपके जहन में अच्छे हायर मोटिव्स हैं और आपकी जो आप काम या स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा भी आपने कोई गोल्स रखे हुए हैं, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा फोकस करेंगे। आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप चाहते हैं कि मुझे नेशनल टीम में शामिल किया जाए, आप ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो हायर द मोटिव, हायर विल बी योर परफॉर्मेंस एंड लर्निंग एंड योर मेमोरी। एजुकेशनल लेवल एंड पास्ट एक्सपीरियंस, जिन चीज़ों के बारे में हमारा पॉजिटिव पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो हम ज़्यादा अच्छा मेमोराइज करते हैं। यहीं से तो हमारी इंटरेस्ट ड्रॉ होती है ना। तो वो लोग जिनका प्रीवियस एजुकेशनल लेवल मैच अप करता है, एजुकेशनल लेवल या स्किल लेवल कह लें, वो मैच करता है और पास्ट एक्सपीरियंस भी उस चीज़ के हवाले से अच्छा है, वो उस चीज़ के अंदर ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और उसमें से ज़्यादा रेनफोर्समेंट हासिल करने की कोशिश करेंगे। नेचर ऑफ कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
If it is uninteresting, lengthy or in foreign language, then subjects will lose interest and take more time. Ebbinghaus studied that meaningful words can easily be learned. ये थोड़ा सा रिपीट भी हो रहा है, जैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि मीनिंगफुल कंटेंट अच्छा याद होता है जो समझ आ रहा है, और मीनिंगलेस नहीं याद होता. होल वर्सेस पार्ट मेथड. एबिंगहॉस का ये मानना था, ये सारी बातें एबिंगहॉस की रिसर्च के नतीजे में सामने आई हैं. उसका ये मानना था कि अगर कोई चीज़ पैराग्राफ में डिवाइडेड है, शॉर्ट लिखी हुई है, हम उसको ब्रेक्स देकर याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, तो पार्ट लर्निंग ज़्यादा एक तरह से एस्टेब्लिश होगी, ज़्यादा अच्छा याद होगी, रिमेंबर होगी एज कम्पेयर टू होल, कि एक ही दफ़ा हम जोर लगाना शुरू कर दें. इनकोडिंग स्ट्रेटजीज कुछ दी गई हैं कि ये चीज़ें, चूंकि मैंने बताया ना कि गुड इनकोडिंग विल ब्रिंग गुड रिट्रीवल, तो इनकोडिंग बेहतर होती है. टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ बताई है, आपने अच्छा टाइम मैनेज किया, एकदम से प्रेशर नहीं डाला. तो आपने ये दूसरा आप बता रहे हैं पार्ट लर्निंग है, आप ब्रेक्स देकर पढ़ रहे हैं, आप चंक्स बना रहे हैं, आप ये सारी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, अपने आपको वक्त दे रहे हैं, अपने ब्रेन को वक्त दे रहे हैं कि वो प्रोसेस कर सके इंफॉर्मेशन. टाइम मैनेजमेंट. नेक्स्ट है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन. कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बार बार फोन ऑन कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो चीज़ आपने खत्म करनी है. अंडरस्टैंडिंग द मटीरियल, इफेक्ट ऑफ रिहर्सल, बार बार रिवाइज करें. सेल्फ क्वेश्चनिंग, अपने आप से सवाल पूछना. प्रिपरेशन ऑफ गुड नोट्स, ताकि मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड रहे. स्टोरेज स्ट्रेटजीज, चंकिंग करना, मैक्सिमम कैपेसिटी बनाना, चंक बनाना, ऑर्गेनाइज करके रखना. कंसोलिडेशन, हर रोज आपने कोशिश करनी है कि हर रोज जो हम मटेरियल याद कर रहे हैं उसको हम दोबारा से एक दफा दोबारा देखें वो क्या है. रिट्रीवल स्ट्रेटजीज भी अपनी पॉलिश करना. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ वी हैव कोडेड आवर मटेरियल इन लॉजिकल ऑर्डर एंड स्टोर्ड देम properly, there will be no difficulty in retrieval. Preview, recite, read, reflect, question, preview are the common retrieval cues. तो ये हमारी कुछ निमोनिक डिवाइसेस थी दैट एनहेंस मेमोरी. 5-7 ये मेमोरी की डिवाइस जो टेक्निक्स हैं ये लिखी हुई हैं, और मेनली हमारे पास एक जो है ये इसकी डेफिनेशन है. इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होता है.